हम लोग निबंध की बात कर रहे हैं, ऐसे की बात कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आपकी सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी में 250 नंबर का निबंध का पेपर होता है। मेरिट बेस्ड पेपर है निबंध का पेपर। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद दिया जाता है, उसमें निबंध के नंबर भी जुड़ते हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी भी देख रहे हैं। ये मुकेश कुमार लोनायत की कॉपी है निबंध की। और ये 2017 की यूपीएससी में सिलेक्टेड है। इनकी रैंक थी 587 भी। और इन्होंने जिस तरह से निबंध लिखे हैं उन्हें देखकर आप लोग भी सीख सकते हैं और एक फॉर्मेट बनाकर आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूँ कि देखिए, निबंध के पेपर को, निबंध की तैयारी को गंभीरता से ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हम लोग देखें निबंध के सिलेबस की बात करें ना, तो यूपीएससी के द्वारा 3 लाइनों में कह दिया गया। क्या कह दिया गया? इसने कहा है कि उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे और उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। अब आपका निबंध प्रभावशाली और सटीक कैसे बनेगा? जब आप इस पर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, इसके सिलेबस की बात करें तो जी के जीएस आप लोग पढ़ते ही है, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहते हैं, सामान्य मुद्दों पर एक सामान्य समझ आप लोग रखते हैं ना, तो निबंध के लिए यहीं से स्टडी मटेरियल आपका तैयार हो जाता है। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, उनके आप देखिए 250 नंबर में से 170 नंबर, 175 नंबर आते हैं। जो लोग ऐसे ही ले लेते हैं, सोचते हैं कि चलिए निबंध ही है, लिख देंगे कुछ भी हो जाएगा, तो उनके 40 नंबर, 45 नंबर आते हैं। और एक एक नंबर का महत्व होता है, एक एक नंबर से रैंकिंग बढ़ती भी है और घटती भी है, ये भी याद रखिएगा। तो निबंध केवल आपके तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मक, आविष्कारशील भावना, विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। और निबंध का सीधा सा मतलब है कि आप सरल शब्दों में लिखिए और कोई बंधन नहीं रहता है। 1000 से 1200 शब्द में एक निबंध आपको लिखना है, 2 निबंध लिखने होते हैं। देखिए, कहीं आप लोग कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, शक्तिशाली पैराग्राफ है, निबंध में उपयोग हो सकता है, तो उसे नोट कर लिया करिएगा। और निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना होता है। और देखिए, कहीं उद्धरण है, कहीं आप देखिए कोट्स, लाइनें मिलती हैं आपको अच्छी, तो उन लाइनों से आप लोग निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, निबंध में डाल सकते हैं। और कहते हैं कि सभी विषय का किंग मेकर है आपका निबंध। और जो विषय आप लोग चुन रहे हैं निबंध के लिए, उसी पर आपको केंद्रित रहना है, भटकना नहीं है, उसी के आसपास आपको लिखना है। जो निबंध की इंट्रो होती है वो 5 से 7% में होनी चाहिए। मेन बॉडी जो रहती है, बीच का भाग, ये 86 से 90% में होना चाहिए। कंक्लूडिंग जो लास्ट का भाग रहता है वो 5 से 7% में आपका होना चाहिए। बैलेंस बनाकर आपको निबंध लिखना है और प्रैक्टिस करती रहनी है। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस की। देखिए, चलिए देख लेते हैं। तो 250 नंबर का है, 3 घंटे का समय मिलता है। इनकी कॉपी को हम लोग देखते हैं। देखिए, परीक्षा का माध्यम हिंदी है और यहाँ जो अनुदेश दिए रहते हैं ये जरूर पढ़ लिया करिएगा। तो प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब भाई, आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखोगे ना, संस्कृत में थोड़ी लिख दोगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार लिखना है। 1000 से 1200 शब्द में आपको निबंध लिखना है, तो उसी के बीच आसपास होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दें। कोई पेज खाली रहता है तो इस तरह से उसे काट सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। 125-25 के 2 निबंध लिखना है, यानी कि 250 नंबर के। अब आप देखिए खंड ए, सेक्शन ए, इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक कह रहा है, पहला विषय क्या कह रहा है? योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। दूसरा कह रहा है कि अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है निषेध की राजनीति कम व्यवहारिक, अधिक आदर्शवादी है। 4 कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। इन चारों को आप लोग इस तरह पढ़ा करिएगा अच्छे से, ध्यानपूर्वक। और जो आपको पसंद है, जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द अच्छे से लिख सकते हैं, उस टॉपिक को आपको चुनना है, एक फ्रेमवर्क बना लेना है और आपको लिखना शुरू कर देना है।
अब देखिए इन्होंने कौन सा चुना है, तो इन्होंने आप देखिए महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास यानी कि चौथा टॉपिक इन्होंने चुना है। देखिए चलिए देखते हैं। तो इतिहास की किताबें भिन्न हो जाती हैं यदि उनमें महिलाओं की भूमिका योगदान को शक्तिशाली कर लिया शामिल कर लिया जाता है। राष्ट्रीय इतिहास लेखन परियोजना ऐसा ही कुछ आर्थिक विकास की प्रक्रिया से साथ है। यदि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के साथ कदम मिलाते हुए शामिल की जाए तो न केवल आर्थिक विकास की दशा अपितु आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक पहलुओं के विकास की दिशा भी बदल जाती है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, एक रथ के दो पहिए कह लीजिए, महिला पुरुष। और आप देखिए अगर महिलाएं भी शामिल होती हैं तो दुगना ताकत से चलेगा ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, देखिए कोई संस्था इस तरह की रिपोर्ट जारी करती है तो उन आंकड़ों का भी उल्लेख कर दिया करिएगा और आपका प्रभावशाली निबंध बनेगा। तो IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27% तक की वृद्धि हो सकती है। इस संदर्भ में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में परिणाम और भी अधिक विस्मयकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि इन देशों में महिला पुरुष श्रम भागीदारी दर में अंतराल काफी अधिक है। निसंदेह यदि इन अंतराल को कम किया जाए तो आर्थिक विकास का पहिया दिन दुगनी रात चौगुनी गति से दौड़ेगा। यहाँ पर निश्चित ही यह प्रश्न उठता है कि आर्थिक विकास का क्या आशय है और क्या आर्थिक को सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि तक ही सीमित किया जा सकता है, या फिर आप देखिए आर्थिक विकास में अन्य पहलुओं के विकास को भी शामिल किया जाना चाहिए। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास में कौन सा अधिक संगत है, महिलाओं की भागीदारी कैसे इन सभी को प्रभावित कर सकती है। और आप देखिए वस्तुतः आर्थिक विकास का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं हो सकता है, परंतु इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक विकास के प्रत्येक संदर्भ में महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिक तीव्र धारणीय एवं समावेशी विकास की ओर अग्रसर करेगी। आर्थिक विकास का वही मॉडल सर्वोत्तम होगा जो आप देखिए तीव्र धारणीय एवं समावेशी हो। महिलाओं को सभी स्तर चाहे वह ग्रामीण शहरी स्तर हो, अमीर गरीब हो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, अंगड़ा पिछड़ा, दलित या फिर आप देखिए अनुसूचित जनजाति, साक्षर निरक्षर, कुशल अकुशल, श्रमिक ही क्यों ना हो, और इनमें से प्रत्येक वर्ग एवं स्तर पर हमें सभी महिलाओं को जो काम करने की इच्छुक हैं या जिनमें कार्य करने की क्षमता है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक, पारिवारिक प्रतिरोधों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठते हुए उन्हें आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करना होगा। तभी आप देखेंगे विकास का चक्र जारी रह सकेगा। आर्थिक संदर्भ में चर्चा की जाए तो प्रत्येक क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी विकास की गति को बढ़ाती है। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या अभी भी कृषि में कार्यरत है, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, परंतु यहाँ कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी में गुणात्मक भेद है। अधिकांश महिलाएं श्रमिक की भांति कार्य करती हैं और उनका अंतिम उत्पादन पर अधिकार नहीं होता है। कई जगह तो आप देखिए उन्हें श्रम के बदले कोई भुगतान भी नहीं होता है। कृषि क्षेत्र में उच्च भागीदारी के बावजूद महिलाओं के पास संपत्ति अधिकारों का अभाव है। विश्व बैंक के सर्वे के अनुसार यदि महिलाओं को कृषि भूमि पर संपत्ति स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो तो वे कृषि आगतों में अच्छे से निवेश कर पाती हैं। और आप देखते हैं कि आर्थिक विकास की दर में 1 से 2% की बिंदु की वृद्धि की क्षमता है। अतः महिलाओं को कृषि क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास के एजेंट बनाने हेतु संपत्ति अधिकारों को दिया जाना महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिए कुछ सुझाव दिया गया। प्राचीन काल के संदर्भ में भी महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कर सकते हैं, इतिहास की बात हो रही है। और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य समृद्ध उद्योग, लघु व कुटीर उद्योग, खादी एवं ग्रामीण उद्योग जिनका प्रभाव उदारीकृत वैश्विक विश्व में गिरता जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें आवश्यक क्रेडिट एवं अन्य आगत तक पहुंच सुनिश्चित कराकर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। और यही स्थिति विनिर्माण क्षेत्र की है, परंतु प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र महिलाओं से अछूता सा प्रतीत होता है। जो भी महिलाएं हैं अधिकांशतः दिहाड़ी मजदूर की स्थिति में है। 2022 तक आप देखिए सबको आवास प्रदान करने महत्वाकांक्षी लक्ष्य, आधारित संरचना, रोड, रेलवे, सड़क, बंदरगाह के विकास हेतु तीव्र प्रयास, स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु मेक इन इंडिया, लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका के रूप में सरकार द्वारा आधारित संरचना के विकास के प्रयास उपयुक्त सभी विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास का इंजन बनाते हैं। परंतु यदि जनसंख्या के आधी भाग को इससे दूर रखा
गया तो निस्संदेह यह क्षेत्र अपनी असीम संभावनाओं क्षमताओं को साकारित नहीं कर सकेगा। अतः सरकार, समुदाय एवं निजी क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर विनिर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। न केवल समय की आवश्यकता है परंतु अपितु तीव्र धारणीय और समावेशी विकास हेतु अपरिहार्य भी है। सेवा क्षेत्र मौद्रिक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं एवं कौशल का भरपूर योगदान दे सकती हैं। सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, प्रौद्योगिकी सेवा, रेस्तरां, बाह्य स्रोतन, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन और आप देखते हैं आदि को शामिल करता है। वर्तमान में आप देखिए भारत की वैश्विक सेवा बाजार में आप देखिए भागीदारी करीब 3% है। सरकार का लक्ष्य से आगामी 15 वर्षों में 5 गुना बढ़ाते हुए 15% करना है। यदि इस लक्ष्य को पाना है तो महिलाओं की भागीदारी अवश्यभावी है, चूंकि यह क्षेत्र कौशल की मांग करता है। और आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में महिलाओं को भी अवसर की समानता प्राप्त है। अतः कौशल विकास परियोजनाओं में महिलाओं को लक्षित करते हुए उन्हें सेवा क्षेत्र में योगदान हेतु सक्षम बनाने का प्रयास करना अपेक्षित है। और यदि विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल नहीं किया गया तो स्वयं विकास की प्रक्रिया संकटग्रस्त हो जाएगी। और आवश्यक है कि यदि विकास को एक ट्रेंड मान लिया जाए और जिसे पुर्जे व तकनीक चाहे कितनी भी दक्ष हो, चाहे यह बुलेट ट्रेन की ही क्यों ना हो, इसको तेज से तेज गति से में दौड़ने हेतु हमेशा दोनों पटरियों का ठीक एवं समान अंतराल पर निरंतर बने रहना अत्यंत आवश्यक है। विकास ऊर्जा ट्रेन भी यही गाथा है। यदि आर्थिक विकास में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया तो इस ट्रेन को दौड़ाना तो मुश्किल, अपने स्थान से हिलाना तक संभव नहीं हो पाएगा। प्रश्न उठता है, क्या उठता है, क्या महिलाओं की भागीदारी का यह पहलू आर्थिक विकास तक ही सीमित है? संभवतः एवं निश्चित नहीं। विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है और इसे केवल एक पहलू के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में संभावनाओं और क्षमताओं को तलाशने के नए क्षेत्र खुलते हैं। पुनः ऐसा होने से आर्थिक विकास पुष्ट व समृद्ध होता है। और सामाजिक संदर्भ में बात की जाए तो आप देखिए तो महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल आर्थिक दृष्टिकोण अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। एक आर्थिक रूप से सशक्त महिला समाज की प्रथम इकाई अर्थात परिवार में बेहतर भूमिका निभा सकती है। वह स्वयं एवं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है। बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि इस प्रक्रिया से वे गुजरते हैं तो आने वाले कल में बेहतर मानव संसाधन के रूप में देश की सेवा कर आर्थिक विकास को बढ़ाएंगे। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की निर्णय क्षमता को बढ़ाता है और यह उनमें स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करता है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता पुरुष स्त्री में भेद नहीं करती है। और आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं राजनीतिक व नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी वन विकास को और अधिक समावेशी बना सकती हैं। महिलाओं की संसद व राज्य विधानसभाओं में निम्न भागीदारी का कारण यदि समाज की पितृसत्तात्मक सोच के साथ साथ आर्थिक व संपत्ति के संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण का अल्प या अनुपस्थित होते को मापा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप देखिए पुनः यदि महिलाओं की कार्य में पुरुषों के समान भागीदार हो तो वो भी व्यवहारिक स्तर पर पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर पाए तो निस्संदेह वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ज़्यादा योगदान दे सकेंगी। पर्यावरण, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष आदि के संदर्भ में भी महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। सांस्कृतिक विकास में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृति एवं निरंतर प्रगतिशील अवधारणा है। महिलाओं की आर्थिक सशक्तता संस्कृति के क्षेत्र में भी नए पहलुओं को जन्म देती है। उदाहरणतः आप देखिए धीरे धीरे भारत की शहरी संस्कृति में वर्किंग वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन जैसे शब्द आम होते जा रहे हैं। महिलाएं अगर स्वतंत्र होती तो वे न केवल स्वयं के लिए अपितु राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी बेहतर योगदान दे सकेंगी। कानून की दृष्टि में भी आप देखिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना न्याय संगत है। और भारतीय संविधान में आप देखते हैं कि समानता का अवसर देता है और राज्य लिंग के आधार पर नियोजन में भी भेद नहीं कर सकता। पुनः यदि महिलाएं कानूनी दृष्टि से शिक्षित व समृद्ध होती हैं तो अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं
तो उनके द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने की संभावना अधिक होती है। और महिलाएं आधे आकाश को धारण करती हैं, अतः नैतिक दृष्टिकोण से भी महिलाओं की प्रत्येक स्तर पर पुरुषों के समान भागीदारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। कांट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ही मनुष्य होने के नाते एक न्यूनतम गरिमा है। महिला केवल प्राकृतिक जैविक भेद के अलावा किसी भी स्तर पर किसी की भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं है। यदि आप देखिए नैतिकता आधारित इस सोच के को समाज, राजनीति अर्थात लॉ व संस्कृति में बढ़ावा दिया जाए तो प्रत्येक स्तर पर आप देखिए महिलाओं का पुरुषों के समान सक्षम होने का विचार जमीनी स्तर पर आधार तैयार करने लगेगा, और जिसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उसका अंतिम समन्वित परिणाम तीव्र समावेशी धारणीय आर्थिक विकास के रूप में सामने आएगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि विकास स्वतंत्रता न होकर मुक्ति है। आर्थिक विकास का लक्ष्य बिना राज्य के हस्तक्षेप के व्यक्ति को कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह केवल लेजिट फेयर का पालन मात्र नहीं है। और आप देखेंगे क्योंकि स्वतंत्रता का यह पहलू विभेदों समस्याओं को शक्ति शामिल नहीं करता है। और आर्थिक विकास मुक्ति इस अर्थ में है कि इसका लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता, असमान वेतन, गरीबी, भुखमरी आदि से मुक्ति पाना है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी स्वयं के विकास से शुरू होते हुए परिवार, समुदाय, गांव, राज्य, देश के माध्यम से संपूर्ण संसार में एक न्यायोचित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। और आप देखिए महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता व सशक्तता उनकी वृद्धावस्था में भी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करेगी। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। समय आ गया है कि अब इन 4 पुरुषार्थों को पुरुष तक ही सीमित न रखते हुए जनसंख्या के दूसरे आधे भाग हेतु भी बराबर प्रयोग में लाने के अवसर, समानता, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि कहा गया जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं परंतु खुदा से कम भी नहीं। अतः महिलाओं का अर्थ पर समान अधिकार नहीं होगा तो वे बाकी तीनों पुरुषार्थ बेहतर होगा यदि महिलाएं के हों प्राप्त कर सकें। अब आप देखिए इन्हें सुझाव दिया गया है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों की भी चर्चा करें। भाग संरचना पर ध्यान दें। देखिए यहाँ कहा गया, सुझाव दिया गया, निसंदेह आर्थिक विकास को यदि गति प्रदान करनी है तो महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित की जाए। हालांकि आप देखिए कि आज़ादी के बाद 70 सालों में महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता के परिचय लहराया है, परंतु हमें प्रत्येक क्षेत्र में कुछ एक उदाहरण ही मिल जाते हैं। यदि विकास की समावेशी बनाया गया तो विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किया गया। वह दिन दूर नहीं होगा जब ये आप देखिए इच्छा नुई, ये चंदा कोचर, BS सुब्बलक्ष्मी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, PV सिंधु, टीना डाबी, साक्षी मलिक जैसी विशिष्ट उदाहरण गिनते हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब यह एक विशिष्टता न होकर सामान्य घटना हो जाएगी। यह विकास का लक्ष्य है। ये नकारात्मक पक्षों की चर्चा करें, घटता लिंगन, शिशु लिंगनपात, भ्रूण हत्या, दहेज हिंसा आदि की चर्चा भी करें। और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को न केवल सरकार अपितु परिवार, समुदाय, राज्य एवं कॉरपोरेट स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं को स्वयं इस हेतु आगे आने की जरूरत है। अब आप देखिए समय आ गया है कि महिलाएं स्वयं इस मुहिम का नेतृत्व करें। अंत में इस संदर्भ में हाल ही में एक प्रगतिशील फिल्म पिंक की उक्तियां अत्यंत सार्थक। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तुझसे लिपटी ये बेड़ियां समझना इसको बस्त तू, ए बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको सस्त तू, चूनर को उड़ा ध्वज बना आसमान कब कब आएगा, अगर तेरी चुनरी गिरी तो एक भूकंप आएगा। सराहनीय प्रयास है। 55 नंबर दिए गए हैं, आप देखेंगे इन्हें 125 में से 55 नंबर दिए गए हैं। अब आप देखिए दूसरा सेक्शन है खंड बी, यानी कि सेक्शन बी है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें भी 4 टॉपिक दिए गए विषय, इन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है GST सामान्यीकृत बाजार की ओर एक कदम। तीसरा कह रहा है भारत में भूजलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया, अधिक किए जाने की आवश्यकता है। चौथा कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास की बात हो रही है। इन पर विचार करिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, फिर आप लोग चुनिए एक।
अब आप देखिए इन्होंने कौन सा चुना, ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास। चौथा टॉपिक पढ़ा है इन्होंने, चुना है इसमें, ग्रामीण प्रकृति को बचाते हुए गांव का विकास। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आत्मा मनुष्य के दो पहलुओं, चेतन एवं जड़ में चेतन पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, और चेतना का स्वरूप ही मनुष्य की प्रकृति को निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार भारत का स्वरूप भी उसके गांवों की दशा व दिशा से प्रतिबिंबित होता है। अतः एक सक्षम, विकसित, समृद्ध, पुष्ट भारत के लिए सक्षम, विकसित, समृद्ध एवं पुष्ट गांव का होना अत्यंत आवश्यक है। गांव के महत्व के संदर्भ में कुछ पंक्तियां की भी चर्चा करें। देखिए इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की करीब 68% आबादी गांव में रहती है, तथा गांव का विकास अत्यंत आवश्यक है। परंतु प्रश्न उठता है कि गांव के विकास हेतु कौन सा मार्ग चुना जाए। सामान्यतः विकास को शहरों के जैसा बनाने के रूप में समझा जाता है, परंतु गांव शहर नहीं हो सकते। ऐसा करना ना तो वांछनीय है और ना ही आवश्यक है। और इसी के साथ आप देखेंगे, इसी के साथ साथ गांव को जैसे वे हैं उसी रूप में भी नहीं छोड़ा जा सकता है। आज विकास के सामान्य मापदंडों में लगभग आप देखेंगे कि अधिकांश मापदंड पर गांव शहर से पिछड़े हैं। अतः उनके उत्थान हेतु आप देखते हैं कि गांव में भी शहरों की समान सुविधाएं एवं सेवाओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। परंतु इस प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि गांव के मौलिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न की जाए। गांव की मौलिक प्रकृति को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। और आप देखिए, परंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? निसंदेह यह एक जटिल कार्य है, परंतु एक बार जब यह निर्धारित कर लिया जाए कि हमें गांवों में कौन सी कमियों में सुधार लाना है एवं किन मौलिक विशेषताओं को संरक्षित करते हुए अधिक पुष्ट करना है, तो ग्रामीण विकास अधिक आसान हो जाता है। और इस हेतु आप देखिए, इस हेतु गांव की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान करते हुए विकास की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में विभिन्न सभ्यताओं के विकास में गांव के महत्व को बताएं, ये इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। भारत में आप देखते हैं कि अधिकांश गांवों में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि व पशुपालन है। इसके साथ ही कृषि समृद्ध अन्य गतिविधियां, खादी, ग्रामोद्योग भी प्रमुख हैं। भारत में कृषि के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जोतों के निरंतर अपघटन की है, और इस समस्या के निदान हेतु भूमि बैंक की आप देखिए संकल्पना को अपनाया जा सकता है। इसी के साथ ही 2022 तक भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सिंचाई ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना आदि के बारे में किसानों में जागरूकता व पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप देखिए, सहकारी संघों के माध्यम से समय पर बीज, उर्वरक व अन्य कृषि आगतों की पूर्ति भी सर्वसुलभ किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और कृषि न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था अपितु ग्रामीण विकास की रीढ़ है। पूर्वोत्तर भारत पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और आप देखिए, ग्रामीण विकास हेतु इसका दूसरा पहलू ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। और याद रहे कि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अबुल कलाम का यह स्वप्न था कि भारतीय गांवों में शहरी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और इस हेतु सरकार द्वारा पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और इस हेतु सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि आप देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने लगभग 100% प्राथमिक शाला पंजीकरण अनुपात को प्राप्त कर लिया है, परंतु जैसा कि प्रथम एनजीओ की असर रिपोर्ट में से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7वीं 8वीं स्तर के बच्चों को साधारण गणित की समस्याएं हल करना व अंग्रेजी का पाठन तक नहीं आता है, और इसे शीघ्रतम संबोधित किए जाने की जरूरत है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ हमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा हेतु 3 अर्थात इक्विटी, इक्वेंसेंसी, एफिलिएबिलिटी को भी शामिल करने की आवश्यकता है। और आप देखिए, विद्यालयी स्तर पर आप देखिए पर ही सीनियर सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल कोर्सेज एवं कौशल विकास को शामिल करना आवश्यक है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, मूलभूत आधारित संरचना की उपलब्धता सरकारी विद्यालयों
कंप्यूटर व आईसीटी सुविधाओं की पहुंच को सुलभ कराना आवश्यक है। बालिकाओं हेतु पृथक एवं सुविधा संपन्न आधारित संरचना, टॉयलेट आदि बनाना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में मिड डे मील को भी और अधिक पोषण युक्त बनाना आवश्यक है। और इसी के साथ आप देखिए, अपर्याप्त आधारित संरचना व सुविधा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत निजी विद्यालयों के नियमन की भी आवश्यकता है। शिक्षा ही वह उपकरण है जो दीर्घकाल में न केवल गांव बल्कि भारत हेतु उपलब्ध डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना को वास्तविकता में बदल सकेगी। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी ग्रामीण विकास के समक्ष एक प्रतिरोध है। प्रत्येक गांव में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र खोलकर साथ ही उनके चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर गांव में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। और इसके अलावा आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा को आधारभूत स्वास्थ्य पे शिक्षा प्रदान कर और दक्ष बनाया जा सकता है। भारतीय परंपरागत आयुष चिकित्सा प्रणाली हेतु गांव एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। गांव में इन सुविधाओं को का वैज्ञानिक स्तर पर विकास व उपलब्धता सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदत्त करने के साथ साथ गांव की मूल प्रकृति को बचाया जा सकता है। और आप देखिए, सामाजिक संदर्भ में गांव के सकारात्मक नकारात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। सकारात्मक के तहत अनेक विशेषताओं में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, आपस में सौहार्द, तदम्यपूर्ण संबंध, परस्पर सहयोग एवं निर्भरता का अभाव, आपस में अंतरंग संबंध, सुख दुख के समय एक दूसरे का सहयोग आदि ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। वे सब विशेषताएं हैं जिन्हें न केवल हमेशा संरक्षित करने की जरूरत है अपितु पुष्ट करने की आवश्यकता है। परंतु इसी के साथ आज भी गांव में जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, सामंती मानसिकता, महिलाओं के प्रति संकीर्ण प्रगतिशील दृष्टिकोण आदि सामाजिक संस्थान में भी कमियां हैं जो ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव को विकसित गांव का दर्जा देने के समक्ष उत्पन्न होती है। हमें इन सभी सामाजिक समस्याओं को ग्रामीण समाज के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए परामर्श संवाद के माध्यम से समाप्त करने के प्रयास करने होंगे, तभी गांव को सच्चे अर्थ में विकास युक्त कहा जाएगा। और सूचना व प्रौद्योगिकी के इस युग में संचार के साधनों तक पहुंच विकास का एक पर्यटन बन गई है और गांव को भी डिजिटलीकरण की इस प्रक्रिया के साथ लेकर चलना होगा। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से जल्द पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना होगा। इसके अलावा प्रत्येक गांव में इंटरनेट के दैनिक उपभोग व सरकारी सुविधाओं के पंजीकरण, आवेदन, लाभ प्राप्त हेतु आधारित संरचना का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। और इस संदर्भ में राज्य स्तर सरकार की ई-मित्र कार्यक्रम का अनुसरण सभी राज्यों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक निर्बाध मोबाइल संचार सक्षम बनाने हेतु दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों को विशेषता पूर्वोत्तर भारत दक्षित करते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन किया जा सकता है। और ग्रामीण भारत को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने हेतु एक सड़क, रेल, जहां अंतर्देशीय जल परिवहन की संभावनाएं उपलब्ध है, का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। सड़क इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गांव की एक डामरीकृत सड़क से न केवल ब्लॉक से कनेक्टिविटी आवश्यक है, अब तो एक गांव को दूसरे गांव से भी जोड़ना आवश्यक है। गांव के अंदर भी सीसी रोड का निर्माण अत्यंत अपरिहार्य हो गया है। गांव के विकास के संदर्भ में पक्ष व विपक्ष को और स्पष्ट करें ते हुए आलोचना के बिंदुओं को भी लिखें। देखिए, ये सुझाव दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 3 से 4 या अधिक गांव का क्लस्टर बनाकर मूलभूत आवश्यकताओं हेतु बाजार, मंडी आदि की स्थापना की जा सकती है। इसी के साथ साथ मेगा फूड पार्क की स्थापना के सरकारी प्रयासों में भी तेजी आने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। और ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा आज भी गरीबी से ग्रस्त है, कच्चे घरों में रहता है। ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी से बाहर निकालने हेतु मनरेगा के तहत रोजगार दिवसों की संख्या को बढ़ाना चाहिए और पक्के आवास प्रदान करते हुए प्रत्येक आवश्यक को प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के लाभ सुनिश्चित कराए जाएं। और इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को और भी अधिक दक्षता के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है। और शासन के स्तर पर आप देखिए, पंचायती राज संस्थाएं, विशेषतः ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है। इस संदर्भ में 3D विकेंद्रीकरण, हस्तांतरण एवं विकास को अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को इन स्थानीय संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भारत नेट, प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, जैव विविधता अधिनियम अनुपालन आदि में ग्राम सभा को शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया का डाउनवर्ड फेल्टेशन सिद्धांत के बजाय पिरामिड में नीचे से ऊपर के रास्तों को अपनाया जाना चाहिए। गांव में भी आप देखिए पितृसत्तात्मक को चुनौती देने हेतु महिलाओं की इन स्थानीय संस्थाओं में सशक्त अधिकार आवश्यक है। कुछ राज्यों ने इस संदर्भ में पीआरआई में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, परंतु इनमें से हमें सरपंच पति जैसी संस्था के दुरुपयोग जैसी प्रचलनों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। चुनी तो जाती है महिला, लेकिन आप देखते हैं पूरा कार्यभार कौन करता है? महिलाएं। कौन? पुरुष करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांवों के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कार्यों का भी उल्लेख करें यहाँ आप लोग। और स्पष्ट है, कृषि, खादी व ग्रामोद्योग, सैनिटेशन, विद्यालय और संरचना के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, बागवानी, मत्स्य पालन, हथकरघा व बुनाई को प्रोत्साहन, सड़कों का गांव के अंदर व आसपास के गांव के पास साथ कनेक्टिविटी हेतु विकास, बाजार व कृषि मंडी की निकटता, सरकारी योजनाओं व लाभों का लाभ उठाने व पंजीकृत कराने हेतु ई मित्र जैसे नवाचार, ग्रामीण पंचायतों को भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों व महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों की समाप्ति, विद्यालयों व अन्य सरकारी भवनों में महिला अनुकूल अवसंरचना का विकास, ग्रामीण नवाचार को पहचान देने हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन, बेहतर आवास व रोजगार के अवसर, खाद्य सुरक्षा मिशन, अंत्योदय व पीडीएस का दक्षता से अनुपालन सुनिश्चित कर ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास किया जा सकता है। अब आप देखिए 125 नंबर में से इन्हें 46 नंबर दिए गए हैं। कितने? 46 नंबर दिए गए, 46। देखिए इन्हें कितने नंबर मिले हैं? 101 नंबर दिए गए हैं। 250 नंबर में से 101 नंबर मिले हैं। आप लोगों से भी कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी भी कॉपी आने वाले समय में दिखाई जाए बच्चों को कि इस तरह से निबंध लिखना होता है। सीखिए, आप भी सीखिए इससे। ठीक है, शुभकामनाएं। ईमानदारी से 100% दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए। धन्यवाद।